अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें हम एक्स्ट्रा सेगमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर इंशाल्लाह एक्स्ट्रा सेगमेंट मीन अपनी स्क्रीन के ऊपर काम करना सीखेंगे बैक एंड पे। तो जब मैंने आपको रजिस्टर पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो आपके एक्स्ट्रा कामों के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये दो कामों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो जो आप डाटा सेगमेंट में फेंकते हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ जिसे डाटा सेगमेंट में रखे हुए काफ़ी देर हो जाती है, मीन जिसे हम बहुत कम यूज़ करते हैं, उसे हम उठा के एक्स्ट्रा सेगमेंट में फेंक देते हैं। एक काम एक्स्ट्रा सेगमेंट का ये है। दूसरा काम ये है कि जब आप क्लियर स्क्रीन करते हो, आपको याद होगा अगर आप आईटी के स्टूडेंट हो तो जब आप क्या करते हो, आप C++ के ऊपर सिस्टम क्लियर स्क्रीन की कमांड लिखते हो, तो वो सिस्टम क्लियर स्क्रीन की कमांड क्या करती है, असल में वो ये करती है कि आपकी वो जो ब्लैक स्क्रीन होती है उसको क्लियर कर देती है, पूरा साफ़ कर देती है। तो आपने कभी सोचा कि उसके बैक एंड पे कैसे वो काम होता है? तो असल में उसके बैक एंड पे एक्स्ट्रा सेगमेंट काम कर रहा होता है, जो क्या करता है, जैसे आपकी कमांड रन होती है सिस्टम क्लियर स्क्रीन वाली, तो वो पीछे इंस्ट्रक्शन देती है एक्स्ट्रा सेगमेंट को कि भाई मुझे ये कहा गया है कि अब तुम ये जो कंसोल विंडो नज़र आ रही है ना C++ की लैंग्वेज के ऊपर, इसको जो है क्लियर कर दो। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करता है, उसे 1 बाय 1 उसे क्लियर कर देता है। लेकिन वो करता कैसे है, 1 बाय 1 एक इंडेक्स करके उसे क्लियर करता है, लेकिन वो उसकी एग्जीक्यूशन इतनी फास्ट होती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे वो एकदम से फटाफट से पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि 1 बाय 1 एक इंडेक्स करके वो उसे क्लियर करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही पहले सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर काम करेंगे कि स्क्रीन पे कैसे हम अपने करैक्टर लिख सकते हैं, कैसे पहले वक्तों के अंदर विंडो जिन्होंने क्रिएट किया, मीन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वालों ने, वो कैसे पहले वक्तों के अंदर जो है ना आज से तकरीबन 20-30 साल पहले कैसे असम्बली के ऊपर काम करके जो है उन्होंने विंडो तैयार की, कैसे उन्होंने स्क्रीन के ऊपर काम करके जो है हमें कलर बताए, कौन से फॉरग्राउंड कलर होते हैं, कौन से बैकग्राउंड कलर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले आपको सारी एक्स्ट्रा सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 के ऊपर आपको ये पता चाहिए कि बैकएंड पे काम जब हम करते हैं तो वो किस कोड के ज़रिए करते हैं। वो हम करते हैं ASCII कोड के ज़रिए। ये ASCII कोड मैंने आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जब सब्जेक्ट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, और अब फिर डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, ASCII कोड एक अमेरिकन कोड है जिसका स्टैंड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये इसका कंप्लीट स्टैंड फॉर है। ठीक है, तो ये अमेरिका का स्टैंडर्ड कोड है जिसके अंदर शुरू में जब ये आया था तब इसके अंदर 0 से लेके 127 करैक्टर थे। ठीक है, कितने करैक्टर थे, मीन टोटल करैक्टर 128 थे, लेकिन चूंकि 0 से ये स्टार्ट कर रहा था तो लिहाजा इसमें करैक्टर की तादाद थी 0 से 127 तक। लेकिन जैसे इसे एक्सटेंड किया गया, देन एक्सटेंडेड जो इसका वर्जन आया उसके अंदर इसके टोटल करैक्टर की तादाद होगी 256। क्यों, वो इस तरह कि जब शुरू में ये आया था तब इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट थे और 1 2 3 या जो हमारे मेन करैक्टर हैं सिर्फ वो थे, तो इसके 128 करैक्टर बन गए। लेकिन जैसे ही इसमें एक्सटेंड किया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड को, जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने जब देखा कि नहीं इसमें तो स्पेशल करैक्टर भी आ रहे हैं और बहुत से कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं जो हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन तैयार किया जिसमें टोटल करैक्टर जो है वो 256 तक जा चुके थे। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारा जो बाइनरी का कोड सिस्टम होता है इसमें टोटल हमारे जो करैक्टर जाते हैं वो 255 तक जा रहे होते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी दूसरी लैंग्वेजेस में भी मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने वो देखी है। CSS3 में भी हमने, आपको याद होगा, RGBA वैल्यू देखते हैं। तो RGBA वैल्यू कहाँ तक जाती है भला, जब हम CSS3 में काम करते हैं या CSS में काम करते हैं तो हमारी RGBA वैल्यू मीन रेड ग्रीन ब्लू जो वैल्यू होती है वो जाती है 255 तक। ठीक है, 0 से लेकर 255 मीन 256 टोटल करैक्टर होते हैं। तो उसकी वजह यही है क्योंकि ASCII के जो टेबल है ना हमारे पास उसमें एक्सटेंडेड वर्जन में 256 जो है करैक्टर्स आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट की जो स्क्रीन है। एक्स्ट्रा सेगमेंट की जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर टोटल जो है वो हमारे पास 25 रोज होती हैं। ठीक है, एक स्क्रीन जो हमें अवेलेबल की गई है एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर, उसके ऊपर कितनी रोज होती हैं टोटल, 255 नंबर ऑफ रोज हैं उसमें। ठीक है, ईच नंबर ऑफ रो मीन वन जो रो है, वन रो जो है वो इक्वल टू होती है 80 करैक्टर्स के। ठीक है, और जो वन हमारी रो है, ईच रो जो है वो इक्वल टू है किसके, 160 इंडेक्स के, 160
इंडेक्सेस के, इंडेक्सेस, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, सच 4 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में पहले कितने डिजिट थे, 128। एक्सटेंडेड वर्जन में कितने डिजिट थे, जो नया आया उसमें 256 डिजिट है टोटल, ठीक है। देन दूसरी मैंने आपको चीज़ बताई है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेगमेंट की स्क्रीन होती है उसमें टोटल कितनी रोज होती हैं, 225 रोज होती हैं। ईच रो के अंदर जो आप करैक्टर मैक्सिमम लिख सकते हो वो सिर्फ 80 करैक्टर, मीन 80 करैक्टर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये उन्होंने साथ आपको इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि ईच रो के अंदर सिर्फ कितने करैक्टर आप लिख सकते हो, 80 करैक्टर। देन उसने आगे ये भी बताया, कहता है ईच रो के अंदर 160 इंडेक्सेस की तादाद है टोटल। इसका मतलब है कि अगर आप 80 करैक्टर लिख सकते हो और टोटल इंडेक्सेस ईच रो के अंदर 160 है, इसका मतलब है एक करैक्टर कितनी जगह ले रहा है, एक करैक्टर आपकी एक्स्ट्रा सेगमेंट की स्क्रीन के अंदर 2 इंडेक्स की जगह ले रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए टोटल इंडेक्सेस हुए 160, तो 160 पे अगर हम 80 को डिवाइड करें तो कितने इंडेक्स ईच करैक्टर ले रहा है, 2, ठीक है। ये देखो अगर आप इस तरह इसे डिवाइड करो, मैथमेटिक्स अगर आपको ज़्यादा आती हो तो आप इसे अगर डिवाइड करो 80 पे तो ये आपका आंसर आता है 2, ठीक है। तो इसका मतलब है ईच जो करैक्टर है हमारा एक स्क्रीन के ऊपर, जो एक करैक्टर हम लिखते हैं वो 2 इंडेक्सेस की जगह लेता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास 160 इंडेक्सेस हैं और 80 करैक्टर आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जब भी आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव करना होना तो उसके लिए एक स्पेशल कोड है, वो ये है 0xB आगे आता है उसके 800। तो ये हमारे पास स्पेशल जो है वो ये दिया गया हमें एक कोड है जो क्या करता है, हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट पे जब भी आपने काम करना हो तो सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव करना पड़ता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसएक्टिव होता है, ठीक है। तो इससे पहले आपको एक्टिव करना पड़ता है। तो एक्टिव करने के लिए हमारे पास ये कोड है 0xB800। तो ये आप कोड जैसे ही एक्स्ट्रा सेगमेंट में पुट करते हो, मूव करवाते हो तो फ़ौरन से एक्स्ट्रा सेगमेंट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर से जब मैं इसको बाकायदा हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा कोड है जो इसे एक्टिव करता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई पोजीशन बतानी हो, एक्स्ट्रा सेगमेंट में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा सेगमेंट एक स्क्रीन है जिसके ऊपर क्या हो रहा है कि 25 रोज़ हैं, ईच रो में 80 करैक्टर आप लिख सकते हो, ईच रो में 160 इंडेक्सेस हैं। तो ज़ाहिर बात है आप उस इंडेक्सेस की पोजीशन बताओगे, कोई करैक्टर आप लिखते हो तो उसके लिए वो करैक्टर एक्स्ट्रा सेगमेंट की स्क्रीन के किस इंडेक्स पे जाके लिखा जाए तो उसके लिए आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो जब भी आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई पोजीशन बतानी हो या आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई करैक्टर रखवाना हो, मीन करैक्टर लिखना हो, तो उसके लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉलन। हमेशा हम एक्स्ट्रा सेगमेंट के आगे ये कॉलन बताते हैं, ठीक है। आप जैसे ये कॉलन लगाते हो ना तो फ़ौरन से हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट समझ जाता है कि अच्छा इसमें यहाँ तो आप पोजीशन पुट करने लगे हो, यहाँ आप कोई करैक्टर पुट करवाने लगे हो, ठीक है। तो ये छठी चीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आस्की कोड जो हमें अब अवेलेबल है, टोटल बिट्स जो अवेलेबल होती हैं जब हम कोई करैक्टर लिखते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर, तो हमारे पास टोटल जो बिट्स की तादाद होती है वो होती है 16, ठीक है। वो आपको पता है। वो कैसे बोला, मैंने आपको बताया था असेंबली के अंदर हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल कोड के ऊपर। और हेक्साडेसिमल कोड में कितनी टोटल बिट्स होती हैं? 16 बिट्स होती हैं। अब इन 16 बिट्स में से 8 जो बिट हैं वो आप करैक्टर लिखने के लिए बताते हो, मीन जब आप कोई करैक्टर लिखते हो ना तो वो करैक्टर 8 बिट्स लेता है, मीन 8 बिट्स आप डिफाइन करता है एक करैक्टर को लिखने के लिए, ठीक है। तो टोटल बिट होगी 16 में से 8 बिट करैक्टर के लिए होगी, 4 बिट आपके बैकग्राउंड कलर के लिए होगी, बैकग्राउंड GROUND बैकग्राउंड कलर के लिए होगी, और 4 बिट्स होती हैं फॉरग्राउंड कलर के लिए, ठीक है। तो इस तरह टोटल हमारी कितनी बिट्स होगी? 16 बिट्स होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया कि टोटल बिट्स 16 है, जिसमें से 8 करैक्टर के लिए होती हैं, 4 आपके बैकग्राउंड कलर के लिए होती हैं और 4 फॉरग्राउंड कलर के होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि 4 बैकग्राउंड कलर के लिए और 4 फॉरग्राउंड कलर के लिए क्या मतलब है। मीन 4 बिट फॉरग्राउंड कलर को क्यों डिफाइन कर रही हैं और 4 बिट बैकग्राउंड कलर को क्यों डिफाइन कर रही हैं, उसकी रीज़न ये है कि आपके बैकग्राउंड कलर में ना 3 कलर होते हैं और एक ब्लिंक होता है, ठीक है। मीन 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है इस तरह होता है कुछ B,
ठीक है, RGB। तो ये मैं अगर आपको स्पेस दे के दिखाऊँ तो ये आपको चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, तो ये जो आपकी चीज़ है ना, ये वाली, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये पहली होगी, तो 4 बिट मैंने आपको क्या बताया, बैकग्राउंड कलर की 4 बिट्स होती हैं। तो 4 बिट्स के कैसे हमने बताई हैं, 1 बिट इसके लिए, 1 बिट इसके लिए, 1 बिट इसके लिए और 1 बिट इसके लिए। तो देखें 4 कीवर्ड है, तो 4 कीवर्ड के लिए 1 बिट हमने रिजर्व करवाई है। इस तरह फॉरग्राउंड कलर में भी 4 चीज़ें होती हैं। तो फॉरग्राउंड कलर में 4 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? ठीक है, तो 4 चीज़ें होती हैं। इसमें भी जो 4 चीज़ें होती हैं उसके लिए भी हम 1 बिट देते हैं। तो 4 बिट बैकग्राउंड कलर में तो 4 चीज़ें हैं, 1 बिट चारों को मिल गई। इस तरह यहाँ पे भी 4 चीज़ें हैं, तो फॉरग्राउंड कलर में भी 4 चीज़ें हैं, तो लिहाजा चारों को 1 बिट मिली, तो टोटल बिट होगी 4। तो लिहाजा इसी वजह से हम 4 बिट फॉरग्राउंड कलर को देते हैं और 4 बिट बैकग्राउंड कलर को देते हैं। अब ये जो 4 कीवर्ड लिखे हुए हैं, मेन कैरेक्टर लिखे हुए हैं BRGB, इसका क्या मतलब है? पहला ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लिंक करने को। ठीक है, कि अगर आपने अपने बैकग्राउंड कलर को ब्लिंक करवाना हो तो उसके लिए हम देते हैं 1 बिट। तो 1 बिट आपके बैकग्राउंड कलर की पहली जो बिट है वो ब्लिंक को जो है ना रिप्रेजेंट कर रही होती है। दूसरी जो बिट है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है रेड कलर को। किस कलर को? रेड कलर को। ठीक है, ये जो तीसरी आपकी बिट है ये कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है ग्रीन कलर को। मैं यहाँ पे दूसरे पेन के साथ लिखता हूँ, ठीक है, जल्दी लिखा जाएगा, ग्रीन कलर को। ये जो चौथी आपकी बिट है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके ब्लू कलर को। किस कलर को? बैकग्राउंड कलर में ब्लू कलर को, ब्लू। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं फॉरग्राउंड कलर की। तो फॉरग्राउंड कलर में भी 4 कीवर्ड है, कौन कौन से? IRGB। अब इनका मतलब क्या है? इनको भी हम 1 बिट देते हैं चारों को। तो पहली जो आपकी फॉरग्राउंड कलर में 4 बिट होती है टोटल, तो पहली बिट रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी इंटेंसिटी को। अब इंटेंसिटी क्या चीज़ है? इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपने फॉरग्राउंड कलर को थोड़ा मीन डार्क करना है कि लाइट रखना है। ठीक है, ये होता है इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी हो हाई तो आपका फॉरग्राउंड कलर होता है डार्क, अगर हो लो तो आपका फॉरग्राउंड कलर कौन सा होता है? लाइट हो जाता है। ठीक है, तो यही इंटेंसिटी का मतलब होता है। तो ये रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट बिट इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी। ठीक है, देन उसके बाद ये जो आपकी दूसरी बिट है ये रिप्रेजेंट करती है आपके रेड कलर को। किस कलर को? फॉरग्राउंड कलर के अंदर रेड कलर को, रेड कलर को। ये जो आपकी तीसरी बिट है फॉरग्राउंड कलर में ये रिप्रेजेंट करती है किस कलर को? ग्रीन कलर को। किस कलर को? ग्रीन कलर को। ठीक है, ये जो आपकी चौथी बिट है फॉरग्राउंड कलर में ये रिप्रेजेंट करती है आपके ब्लू कलर को। ठीक है, ब्लू कलर को। ठीक है, तो इस तरह ये देखें बैकग्राउंड कलर में 4 चीज़ें हैं, ब्लिंक, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। तो चारों को हमने 1 बिट दे दी। इस तरह फॉरग्राउंड कलर में भी 4 चीज़ें हैं, इंटेंसिटी, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। तो हमने चारों को 1 बिट दे दी। अब 4 बिट बैकग्राउंड कलर की, 4 बिट फॉरग्राउंड कलर की, इन चारों में से हम चारों बिट को मीन फॉरग्राउंड कलर को भी की 4 चीज़ों को भी और बैकग्राउंड कलर की 4 चीज़ों को भी बिट दी 4। और इन चारों बिट को हम लिखते कैसे हैं? या तो 0 लिखते हैं या 1। आपको पता है हम हेक्साडेसिमल के अंदर या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बाइनरी की हम बना रहे हैं उसकी। ठीक है, तो बाइनरी में यहाँ आप 0 दोगे या आप 1 दोगे। अगर आप देते हो 0 तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दोगे 0 तो 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। और अगर आप देते हो 1 का मतलब होता है ऑन, कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब देखो अब दोगे कैसे? अब दोगे इस तरह, फॉर एग्जांपल आपने बैकग्राउंड कलर दिया 5। ठीक है, क्या दिया? 5। तो 5 की पहले आप बनाओगे बाइनरी। तो 5 की बाइनरी क्या होती है? 5 की बाइनरी हेक्साडेसिमल में होती है 0 1 0 1। तो इसका मतलब है आपने बैकग्राउंड कलर 5 देने का आपका मतलब ये है कि आप उसकी पहले आप बैकएंड पे आपने नहीं बाइनरी देनी होती, आपने जस्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू बतानी होती है बैकग्राउंड कलर की भी और फॉरग्राउंड कलर की भी। लेकिन जब वो जाती है बैकएंड पे तो बैकएंड पे उसका बनाया जाता है बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड ये देखें हेक्साडेसिमल का बाइनरी कोड जैसे 5 का बाइनरी कोड बनेगा तो इसका बाइनरी कोड हेक्साडेसिमल में होगा 0 1 0 1। तो इसका मतलब है ये पहला 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके ब्लिंक को। तो ब्लिंक अगर 0 है इसका मतलब है आप चाहते हो कि ये ब्लिंक ना करे। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। देन दूसरी वैल्यू इसमें क्या है? 5 में
दूसरा डिजिट क्या है 1, और ये दूसरा डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके रेड कलर को। इसका मतलब है आप कह रहे हो रेड कलर ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। देन तीसरा बिट कौन सी है, 0, तो ये 0 तीसरी बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके ग्रीन कलर को, तो ग्रीन कलर आपने 0 का मतलब है ऑफ कर दिया। देन चौथी बिट आपने दी है 1, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर को, इसका मतलब है आपने ब्लू कलर को ऑन कर दिया, ठीक है। इस तरह इन फॉरग्राउंड कलर में भी यही चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉरग्राउंड कलर में लिख दिया 7, तो 7 की पहले बनेगी हेक्साडेसिमल बाइनरी, तो इसकी हेक्साडेसिमल बाइनरी होती है 0111, ठीक है। तो इसका मतलब है आप कह रहे हो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहला जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इंटेंसिटी को, तो इंटेंसिटी आपने कर दी है 0 मीन ऑफ, आप चाहते हो इंटेंसिटी लाइट कर दो। देन दूसरी बिट जो है 1 वो रिप्रेजेंट करिए आपके रेड कलर को, तीसरी ग्रीन कलर को और चौथी आपके ब्लू कलर को। तो इस तरह ये देखिए मैंने आपको डिटेल के साथ पूरी डिटो कॉपी समझा रहा हूँ कि एक एक चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ कि ये चीज़ इसको डिफाइन कर रही है, ये चीज़ इसको डिफाइन कर रही है। तो ये होगी हमारी स्क्रीन की पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह प्रॉपर इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कैसे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा जो है ना बैकग्राउंड कलर के साथ, फोरग्राउंड कलर के साथ और अपने करैक्टर के साथ कैसे हम बिट लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।